कैसे हो। तो आज हम करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट्स। इनके हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्लेन वेव फ्रंट की फाइंड करेंगे, राइट। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, आपने ध्यान से देखो, स्कूल में थोड़ा सा काम चल रहा है तो इसलिए आवाज़ आपको बाहर से ज़्यादा आएगी, कटर की आवाज़ आएगी, तो इसलिए ध्यान से सुनना है आपने। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो हमने करने हैं प्लेन वेव फ्रंट। पहला हमारे पास आ गया कनकेव मिरर, राइट। फर्स्ट इज कनकेव मिरर। आज छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको आपने ध्यान से करना है। कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में ये ऐसा होता है कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर ऐसा ही होता है। यहां पर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, लेट अस सपोज, ध्यान से देखना, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ये जो मैं बनाया, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब क्या है कि यहां से लाइट आ रही है, राइट, यहां से भी लाइट आ रही है। ये लाइट जब आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, ये लाइट आएगी तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगी। एक ये लाइट आ रही है, वो भी क्या कर रही है, वो रिट्रेस करेगी ऐसे, ठीक है, राइट। तो इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, एक वेव फ्रंट बनेगा। हमने एक पर्टिकुलर टाइम रखा है, तो ये जो लाइट है, इसमें देखो, ये हमारे पास अपर्चर है, इफेक्टिव डायमीटर। इसका मतलब ये लाइट जो है, ये लाइट जो है, इसने क्या किया, इसने इससे ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर, किसने किया ज़्यादा डिस्टेंस कवर, ध्यान से देखना। ये जो लाइट है इसमें ये पोर्शन कम है, यहाँ सेंटर है, ये देखो ये आपका सेंटर है, तो सेंटर में उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। ये देखो ये ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से थिक है, यहाँ से थिक लग रहा है ना आपको, तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कम कवर कर रहा है या ज़्यादा कवर कर रहा है, ज़्यादा कवर कर रहा है। देखो ये जो रे ऑफ लाइट ए से जा रही है और बी से जा रही है, ये कम डिस्टेंस कवर कर रही है। देखो ध्यान से, उतने टाइम, मान लो मैंने टी टाइम किया, तो ये पहले ही रिफ्लेक्ट होगी, इसने थोड़ा सा आगे जाके फिर रिफ्लेक्ट हुई है, ध्यान से देखना, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, देखो इतने पोर्शन, और ये जो रे है इसने इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये देखो इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। इसका मतलब ये थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, ये थोड़ी सी आगे आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम टी टाइम को फिक्स कर रहे हैं इस प्लेन वेव फ्रंट पे, इस न्यू वेव फ्रंट को, तो मान लो ये टी टाइम पर यहाँ पर पहुँची है, तो ये कहाँ पर पहुँचेगी, ये थोड़ा सा कहाँ पहुँचेगी, ये पीछे रह जाएगी, क्योंकि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो उतने टाइम में ये क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। ये थोड़ा सा आगे आएगी, क्योंकि इसने डिस्टेंस कम कवर किया, तो आपके पास जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसे बन जाएगा। मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आई, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आपको कनकेव मिरर थोड़ा सा ऐसे करके बताता हूँ, आप समझ आ जाएगी आप, ठीक है। ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर से लाइट आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है और ये यहाँ पर आ रही है, ये मिरर है हमारा, ठीक है। ये रह गई, ये रह गई, ये रह गई, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब देखो ध्यान से, ये है हमारे पास मान लो अपर्चर, ये रे जो गई, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इसका मतलब ये पीछे रह जाएगी टी टाइम में, ये थोड़ा सा क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ जाएगी, तो आपके पास जो वेव फ्रंट बनेगा ऐसा बनेगा। इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो वेव फ्रंट है वो आपके पास ऐसा बन रहा है, क्लियर। ऐसे हमारे पास आ गया प्रिज्म। प्रिज्म में देख लो, प्रिज्म में कैसे होगा, ये होता है ना प्रिज्म, ऐसे, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये देखो ये लाइट आ रही है, ये प्रिज्म के अंदर कम गई, इसलिए ये आगे जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनसाइड द प्रिज्म मीडियम जो है वो ग्लास मीडियम, तो ग्लास में लाइट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। हमने टाइम एक ही रखना है। ये रे जो है ये पूरी की पूरी इसमें से जा रही है, देखो ये रे जो है पूरी की पूरी जो है वो प्रिज्म में से जा रही है, यहां से लेके यहां तक। ये रे थोड़ी सी कम जा रही है, देखो ध्यान से। तो आपको पता है कि जब प्रिज्म में से लाइट पास करती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, राइट। ये रिफ्रैक्ट होगी,
ये जितने टाइम में लाइट यहाँ से यहाँ पर पहुँच रही है, राइट, क्योंकि ये सारे का सारा इसने अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस एयर से कवर किया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी उतने टाइम में। इसमें वेलोसिटी इसकी कम होगी, ये थोड़ा इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, इससे पीछे रह जाएगी। ये पूरी की पूरी जो है इसमें से जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर रहेगी। तो आपके पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, डेटा, राइट, क्लियर है। तो ये आपके पास ए भी प्राइमरी वेव फ्रंट है, तो सी डी क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ओके, क्लियर है। जो प्लेन वेव फ्रंट है, अगर आप उसको प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हो, डैट इमर्ज आउट एज अ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, उसने प्लेन वेव फ्रंट की तरह ही इमर्ज होना, लेकिन उसकी शेप ऐसी आ जाएगी। ओके, क्लियर। ये प्रिज्म का आ गया। प्रिज्म के बाद आ गया कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस को देख लो, नंबर 3, डैट इज कन्वेक्स लेंस। ये मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें आपको जल्दी समझ आएगा, है कुछ भी नहीं है। ये कन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर आप प्लेन वेव फ्रंट फेंकोगे, ये गई रे, ये भी गई, ये देखो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये सारी थ्रू द एयर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी यहाँ तक। इसको भी ऐसे, ये यहाँ, ये जो सेंटर वाली है इसने बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया एज कम्पेयर टू दीज रेज, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो उतने टाइम में थोड़ी सी पीछे रह जाएगी यहाँ। तो आपके पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा। समझ आ गई, क्लियर, पता चल गया। क्योंकि जब वो किसी भी मीडियम से जाएगी तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, इसका मतलब उसका टाइम वहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा, राइट, इसलिए वो उतने टाइम में पीछे रह जाएगी, तो हमारे पास वेव फ्रंट इसमें ऐसा बनेगा। ओके, क्लियर है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि प्लेन वेव फ्रंट emerge out of a convex lens as a converging wave front. This is converging wave front. कौन सा वेव फ्रंट है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो अगर आप कन्वेक्स लेंस के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट फेंकते हो, राइट, फॉल करते हो, तो वो इमर्ज जब होता है कन्वेक्स लेंस में से, तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट के रूप में कन्वर्ज होता है। सिमिलरली कनकेव मिरर में आपने देखा था, कनकेव मिरर में जब आप उसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट भेजते हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेव फ्रंट हमारे पास आता है वो भी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होता है। ठीक है, जो हमने बनाया था वो कन्वर्जिंग था, राइट। तो इसके साथ ही आपका वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इसके ऊपर अब ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर है। ये सारे का सारा मैथमेटिकल है, ठीक है, और इसको ध्यान से समझना है, बायो वाले खासकर ध्यान से, अदरवाइज जो मैथ स्टूडेंट है वो तो ईजिली कर लेंगे इसको, बायो वाले ध्यान से। तो पहले हमारे पास आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या कहता है। पहला, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ध्यान से सुनना, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी instant. The resultant displacement of the particle at any instant is the vector sum of the, is the vector sum of the individual displacements, ऐसा लिखो, individual displacements caused to the particle, displacements caused to the particle by the, caused to the particle by the two or more waves, by the two or more waves. This is the principle of superposition. ये क्या बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट, वो किसके बराबर होगी, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स कॉज्ड टू द पार्टिकल बाय द टू और मोर वेव्स। ठीक है, ऐसा समझ नहीं आएगा, पहले स्टेटमेंट इसकी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। चलिए आगे। नाउ सपोज करो हमारे पास किसी पार्टिकल की दो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मेरे पास एक पार्टिकल है,
उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 है। लेट y1 एंड y2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। y1 y2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट कॉज्ड बाय 2 वेव्स। ये 2 वेव्स हैं हमारे पास, किसी पार्टिकल की 2 वेव्स हैं, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 एंड y2 है। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट इज y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सिंपल सी बात। तो उनकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां पर मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट कॉज्ड बाय द 2 वेव्स, वो हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। इज दैट क्लियर? राइट। तो अगर आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं तो हम क्या लिखेंगे? y3 प्लस सो ऑन y4 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो ये है, तो y क्या है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन, दे आर द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द सुपरइम्पोजिंग वेव्स। जो वेव्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? सुपरइम्पोज कर रही हैं। अब सुपरइम्पोज, ये इतना क्लियर हो गया डेफिनेशन के साथ। पहले बताओ, डेफिनेशन क्लियर होगी इससे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे, हमारे पास जो सुपरविजन है वो 2 तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। कंस्ट्रक्टिव पहले हमारे पास, मतलब टाइप्स में पहले हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन क्या होता है? राइट डाउन मैं लिखूंगा नहीं। व्हेन 2 वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, ध्यान से सुना, when 2 waves of same wavelength superimpose on each other in phase, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं? when 2 waves of same wavelength superimpose on each other in phase, then the superposition is constructive। लिख लिया? when 2 waves of same wavelength superimpose on each other in phase। अब आप बोलोगे कि सर इन फेज का मतलब क्या है? इन फेज का मतलब क्या है कि अगर क्रेस्ट एक वेव का दूसरे के क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और एक वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, देन हम ये बोलते हैं कि हमारे पास सुपरविजन कंस्ट्रक्टिव है। व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव, आपको पता है ना कि ये एक वेव है, इसमें क्रेस्ट भी होता है, ट्रफ भी होता है, ये वेव है, राइट। ये हमारे पास एक वेव है, पता चला। इसमें क्रेस्ट क्या है पता है, ट्रफ आपको पता है। अगर क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, राइट, ये एक वेव है और एक दूसरी वेव है। अगर क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, ठीक है। यहां पर क्रेस्ट के ऊपर फॉल नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पर ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, क्रेस्ट है, ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल, क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन नहीं कहेंगे। तो अगर हमने कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन बनाना है, ध्यान से सुना, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन बनाना है तो आपका क्रेस्ट के ऊपर फॉल करेगा, ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा। अब कैसे होगा क्रेस्ट के ऊपर? ये देखो, ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज y1। एक दूसरी वेव, ये लो, ये देखो, अब क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, ये लो, ऐसे। तो इनकी जो रिजल्टेंट हमारे पास वेव होगी वो ये आई, ये है रिजल्टेंट जो मैं लास्ट में बना रहा हूं, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेव है, ये जो है हमारे पास दैट इज रिजल्टेंट वेव, ओके। ये y1 है और ये क्या है, दैट इज y2। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आई ये y, क्लियर है, पता चला। ये हमारे पास 1 वेव है, ये हमारे पास 2 वेव है, ये हमारे पास 3rd वेव, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। तो अगर क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है
ये देखो ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, तो हमारे पास जो क्या आएगा, इंटरफेरेंस आएगा, सॉरी सुपरविजन आएगा, वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। So write down, when two waves of same wavelength superimpose on each other in phase, that mean crest of one wave falls on the crest of other wave, or trough of one wave falls on the trough of other wave, then superposition is constructive. इस केस में हमारे पास जो y आएगा वो आएगा y1 प्लस y2, यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, राइट। अगर ये कंस्ट्रक्टिव था, अगर क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या होगा, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर आउट ऑफ फेज। देखो वेवलेंथ उनकी सेम है, मैं पहले बोल रहा हूं, सेम वेवलेंथ सुपरइम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बट आउट ऑफ फेज कर रहे हैं, मींस क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव एंड वाइस वर्सा। क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, तो आपके पास जो सुपरपोजिशन आएगी वो डिस्ट्रक्टिव आएगी। मतलब ये मान लो हमारे पास एक वेव है, ये वेव है सेम एम्पलीट्यूड की, दूसरी वेव है सेम एम्पलीट्यूड की, तो क्या होगा, इसका क्रस्ट के ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, ये क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, राइट। तो इस केस में जो आपका रिजल्टेंट वेव आएगी, राइट, रिजल्टेंट वेव आएगी वो है ये आएगी, ये वाली, ये जो मैं थोड़ी सी क्या बना रहा हूँ, थिक करके बना रहा हूँ, ये आपकी क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। ये y1 मान लो, नीचे वाला y2 मान लो, तो आपके पास ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, और ये जो मैंने हाईलाइट की है, दैट इज द रिजल्टेंट वेव, दिस इज द रिजल्टेंट वेव। तो क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा, ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है या ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, देन यू विल गेट सुपरपोजिशन, दैट इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। y1 माइनस y2 आपके पास आंसर आ जाए, प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इज दैट क्लियर, बात क्लियर होगी, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं कि जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है उसमें जो एम्पलीट्यूड है और इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वेव की, आफ्टर सुपरपोजिशन वो डिक्रीज होती है। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इंक्रीज होगी रिजल्टेंट वेव की। अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है तब हमारे पास एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरी बात, अगर एम्पलीट्यूड दोनों सुपरइम्पोजिंग वेव के डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में सेम है तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का जीरो हो जाएगा। मतलब अगर y1 y2 दोनों का वेव का क्या है, सेम है, तो y1 माइनस y2 क्या होगा, जीरो ही होगा। ये बात याद रखनी है कि अगर एम्पलीट्यूड बोथ सुपरपोजिंग वेव का सेम है इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो। सिंपल सी बात है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी उसमें क्या होगी, y1 माइनस y2, अगर दोनों बराबर है, एम्पलीट्यूड बराबर है उनका, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, और उसकी इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। ओके, क्लियर है। चले आगे। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास आ गया कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उसके बाद फिर आपको पता चला कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। राइट डाउन, टू सोर्सेज ऑफ लाइट is said to be coherent if they emit waves of same frequency। दो सोर्स जब कोहेरेंट कब होंगे,
दो सोर्सेज हैं हमारे पास, मान लो दो सोर्सेज हैं लाइट के, वो कोहेरेंट कब होंगे? जब वो लाइट को एमिट करेंगे, जो लाइट को एमिट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। और दे आर आइदर इन फेज or having constant phase difference ठीक है। Two sources of light are said to be coherent if they emit waves of same frequency and are either in phase or have a constant phase difference। या तो वो फेज में होंगे या दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सो राइट डाउन, क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? टू सोर्सेज ऑफ लाइट दे आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड आर आइदर इन फेज और हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, क्लियर, पता चला? तो कोहेरेंट सोर्सेज दे आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय ड्राइविंग देम फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। कोहेरेंट सोर्स ऐसे नहीं बनते कि आप दो बल्ब ले लो, राइट? आपने दो बल्ब लिए आपने और आपने उनको कोहेरेंट सोर्स बना दिया। दो बल्ब लिए 50 वाट के या 60 वाट के, 60 वाट के लिए, तो आप बोलो कि ये कोहेरेंट सोर्स है, ऐसा नहीं होगा। कोहेरेंट सोर्स जो हैं दैट आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय ड्राइविंग अ सिंगल पेरेंट सोर्स। मतलब हमारे पास एक सोर्स है, यहाँ पर एक बल्ब है, पेरेंट सोर्स, ठीक है, पेरेंट सोर्स है। और पेरेंट सोर्स से हमारे पास यहाँ पर एक है, हमने स्लिट बना दी। यहाँ पर क्या बना दी? ये स्लिट्स बना दी। क्या बोलते हैं इनको? स्लिट्स। इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये भी डी है, ये भी डी। तो आपके पास यहाँ ये जो सोर्सेज बने S1 और S2 दे आर कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोलते हैं हम इसको? कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज दे आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय ड्राइविंग देम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स। क्लियर है, समझ आ गई? तो इसका मतलब जो उनके पास लाइट आ रही है, जो वो लाइट S1 से S2 से आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और आइदर दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस और नो फेज डिफरेंस। क्लियर है? सो कोहेरेंट सोर्स में आल्सो बी टू इमेजेस, रियल और वर्चुअल, ऑफ अ सोर्स और द पेरेंट सोर्स इटसेल्फ एंड इट्स इमेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक पेरेंट सोर्स है, इस सोर्स का आप एक कॉपी ले लो इसकी। दो कोहेरेंट सोर्स में आल्सो भी टू इमेजेस ऑफ अ सोर्स, रियल और वर्चुअल। या आपके पास कोई सोर्स है, उसकी इमेजेस के सामने आप क्या रख दो? मिरर रख दो, तो उसके अंदर भी वही सोर्स है, तो उन दोनों को भी हम कोहेरेंट सोर्स मान सकते हैं। समझ आ गई? एक तो यही हो गया आपका सोर्स, फिर आपने यहाँ पर मिरर रख दिया, मिरर के अंदर भी आपको लग रहा है ये बल्ब लग रहा है, तो वो भी एक तरह से कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेंगे। सो कोहेरेंट सोर्स जो है दैट में आल्सो बी टू इमेजेस ऑफ अ सोर्स, मतलब रियल और वर्चुअल, और द पेरेंट सोर्स इटसेल्फ एंड इट्स इमेज। पेरेंट सोर्स इटसेल्फ एंड इट्स इमेज, या तो पेरेंट सोर्स और इमेज, या इसकी आपने दो इमेजेस बना दी। सिंपल सी बात, इस सोर्स की दो इमेजेस बन रही हैं, वो दोनों इमेजेस जो हैं दे एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स, या सोर्स या इसकी इमेज वो भी कोहेरेंट सोर्स है। या आप सिंगल सोर्स से दो स्लिट्स को एलिमिनेट कर रहे हो तो वो भी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएंगे? वो कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। तो कोहेरेंट सोर्स में मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास मेथड भी है कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स। ये छोटा टॉपिक है बेटा, ये समझ आएंगे तभी आपको पता चलेगा। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स को आपने कैसे बनाना है? पहले तो मैंने आपको बता दिया, इसमें दो मेथड हैं। नंबर 1 बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ये आपने ऐसे याद रखना है, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड क्या है? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसमें कौन कौन सा? इसमें वेव फ्रंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? जो हमारे पास वेव फ्रंट है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दीज टू पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट दे आर मेड टू सुपरइम्पोज एट स्मॉल एंगल आफ्टर ट्रांसवर्सिंग डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न।
राइट। तो जो दो पार्ट्स होंगे उनका वेव फ्रंट सेम होगा और वे क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। ये हम यूज कहां पर करते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये करेंगे हम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें हम इसको यूज करते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट उसमें यूज करते हैं। लॉयड्स मिरर, LLOYD', लॉयड्स मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है बट ये पूछ सकते हैं एग्जांपल्स, लॉयड्स मिरर, ठीक है। फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, FRE, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, राइट। ये एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को यूज करके इनमें कोहेरेंट सोर्स जो है वो प्रोड्यूस किए हुए बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दूसरा है बाय डिवीजन ऑफ, एक तो वेव फ्रंट है, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। आप एम्पलीट्यूड को भी डिवाइड कर सकते हो। इसमें क्या है, ये कहां पर यूज होता है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन कहां पर यूज होता है वो भी आपने नोट करना है। बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम कहां पर डिवाइड करते हैं कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए। पहला हमारे पास एग्जांपल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स देखिए, सोप बबल वाली, सोप जो हमारे पास झाग होती है उसकी फोम होती है ना, उसको आप धूप में रख के देखना, उसमें आपको क्या दिखाई देगा, कलर्ड फ्रिंजेस दिखाई देंगी, वो इंटरफेरेंस के कारण होती हैं। उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म्स। या हमारे पास आती है न्यूटन रिंग्स, उसमें भी न्यूटन रिंग्स यहाँ पर बनती हैं, वहाँ पर भी ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तीसरी एग्जांपल क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, राइट। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में भी FERO, इंटरफेरोमीटर, राइट, उसमें भी हम क्या करते हैं, ये डिवीजन ऑफ किसका, एम्पलीट्यूड का करते हैं। तो मैंने आपको मेथड्स बता दी, ओके, क्लियर है। तो मेथड्स आपको पता चल गए हैं। मेथड्स से बाद फिर मैं आपको बताऊंगा रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज को हम एक्सप्लेन करेंगे कल रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंटरफेरेंस करेंगे, इंटरफेरेंस के बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आपको पता चल गया, उसमें बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस होती है, वो 1 घंटे का लेक्चर होगा, वो बहुत लंबा है, उसमें थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस भी आ रही हैं। मतलब अगर आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया तो आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर वे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा, वो भी हम ख़त्म कर देंगे। ओके देन बेटा, ध्यान से पढ़ना है इसको और रेगुलर लेक्चर को देखते जाओ। ये नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये लो, देख गया, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये लो, अब देख गया। चलो ओके देन बेटा, गुड बाय।